सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सप्ताह भर आप अपनी पढ़ाई करते हैं और आज सुरक्षित शनिवार को भी हम शनिवार के दिन मनाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। आप हमेशा इस कार्यक्रम से जुड़े रहेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। पढ़ने को बोलते हो तो पढ़ते हैं, बोलते हो तेज धूप में मत खेलो तो नहीं खेलते, बड़ों के पैर छुओ तो छूते हैं। हम आपकी सब बात मानते हैं। गर्मियाँ लौट आई हैं, अब आप भी हमारी एक बात मानो। चमकी बुखार को पहली धमकी। रात सोने से पहले बच्चों को खाना जरूर खिलाओ। चमकी को दूसरी धमकी। सुबह खुद जागो तो बच्चों को भी उठाओ, कहीं बेहोशी या चमक तो नहीं। चमकी को तीसरी धमकी। बेहोशी या चमक दिखते ही 102 पे फोन करके एम्बुलेंस बुलाओ या नजदीकी गाड़ी से तुरंत अस्पताल ले जाओ। तो फिर कस लो कमर, उठा लो लाठी, चमकी को धमकी देने की कर लो तैयारी। बच्चों नमस्ते। आज हम इस सत्र में बिहार राज्य की बहु आपदा प्रवणता के बारे में जानेंगे कि बिहार में कितने तरह की आपदाएं आती हैं, कौन कौन सा क्षेत्र किन किन आपदाओं से प्रभावित होता है। तो चलिए हम जानते हैं। हमारे राज्य में 38 जिले हैं और हर जिले किसी न किसी आपदा से प्रभावित होते रहते हैं। हमारे राज्य में पूरे वर्ष भर अनेक प्रकार की आपदाएं आती रहती हैं, क्योंकि हमारा राज्य चारों तरफ से अन्य राज्यों से घिरा हुआ है। हमारे राज्य में किसी भी तरफ समुद्र नहीं है, तो इस वजह से समुद्री आपदाएं हमारे राज्य में नहीं आती। जो समुद्र से उपजने वाली आपदाएं होती हैं वो नहीं आती। लेकिन आप जिस भी आपदा का बाकी नाम लीजिए, वो सभी आपदाएं हमारे राज्य में आती हैं। जैसे बाढ़, भूकंप, अगलगी होती रहती है, सुखाड़, पानी में डूबने की भी घटनाएं होती हैं। आप लोग जानते होंगे बहुत सारे बच्चे हर वर्ष बहुत सारे त्योहारों के समय में पानी में डूबने की घटनाओं की सूचना मिलती रहती है। चक्रवाती तूफान या आंधी, आप जानते होंगे कि आंधी और चक्रवाती तूफान भी हमारे राज्य में खास तौर से उत्तर बिहार के राज्य में बहुत प्रभावित करता है।
वज्रपात जिसको ठनका भी कहते हैं हम गांव में, ठनका की वजह से भी हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। सड़क दुर्घटना तो बहुत बड़ी आपदा के रूप में हमारे राज्य में है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। शीतलहर, लू जिसको गर्म हवा का भी चलना कहते हैं, और नाव दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अब हम आगे चल के एक एक आपदाओं के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। अब आगे हम बात करते हैं बाढ़ की। हमारा राज्य हमेशा से बाढ़ प्रवण राज्य माना जाता रहा है और हमारे 38 जिलों में से 28 जिले बाढ़ प्रवण है, जिसको सरकार ने बाढ़ प्रवण घोषित भी किया है। उस 28 में से जो 15 जिले हैं उत्तर बिहार के, जिसमें आप इसमें देख रहे होंगे जो गाढ़े लाल रंग में दिखाया गया है, वो 15 जिले अति बाढ़ प्रवण माने जाते हैं। और जो हल्का गुलाबी रंग का दिखाया गया है वो 13 जिले हैं जिसमें सामान्य रूप से बाढ़ आती रहती है। और यहाँ पे एक बात और करनी है कि जो यहाँ पे पीले रंग का जिला दिखाया गया है उसमें वर्ष 2016 में त्वरित तरीके से बाढ़ आई थी, अचानक से बाढ़ आई थी। तो अभी ये देखा जा रहा है कि जिन जिलों में बाढ़ नहीं आती रही वहां भी बाढ़ का प्रकोप शुरू हो गया है। और हमारे जो सीमांचल के जिले कहलाते हैं, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, वहां पे पहले बाढ़ आने का इतिहास नहीं रहा, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों से 4 वर्षों से देखा जा रहा है कि वहां पे भी अचानक से बहुत भयंकर बाढ़ आती रही है। इस प्रकार देखेंगे कि लगभग पूरा राज्य हमारा बाढ़ प्रवण राज्य है। अब हम आगे बात करेंगे भूकंप की। बच्चों, आपको याद होगा वर्ष 2015 में हमारे यहाँ पे भी भूकंप आया था, जिसका सबसे ज्यादा असर नेपाल में भी हुआ था, लेकिन हमारे राज्य में भी इसका असर हुआ था और कई लोग मारे गए थे, उसमें मकान ढह गए थे, नुकसान हुआ था। तो हमारा राज्य भूकंप प्रवण राज्य है। हमारे राज्य के जो उत्तर बिहार के 10 जिले हैं जो सबसे गाढ़े लाल रंग से दिखाए गए हैं वो अति संवेदनशील जोन 5 में आते हैं। और उसके नीचे आप देख रहे होंगे जो मध्य बिहार सहित है वो जोन 4 कहलाता है, वो एक संवेदनशील जोन कहलाता है जहां पे भूकंप आने की संभावना ज्यादा रहती है। और जो दक्षिण बिहार के जो सबसे हल्के लाल रंग गुलाबी रंग में दिखाया गया है वो जोन 3 कहलाता है, जहां पे बहुत कम संभावना होती है भूकंप के आने की। इस प्रकार हम देखेंगे कि हमारा पूरा राज्य भूकंप प्रवण राज्य है। अब हम आगे बात करेंगे सुखाड़ की। हमारे राज्य में सुखाड़ की भी घटनाएं बहुत होती जा रही हैं। आप देखेंगे दक्षिण बिहार के ज्यादातर जिले सुखाड़ प्रवण हैं। एक वर्ष छोड़ के दूसरे वर्ष लगभग वहां पे सुखाड़ की स्थिति बन जाती है। और अभी तो क्या कहें, अभी तो उत्तर बिहार के जिले भी सुखाड़ प्रवण होते जा रहे हैं, क्योंकि इसका असर जो जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है। और जलवायु परिवर्तन की वजह से अब लगभग पूरे राज्य में हर जिले के कुछ न कुछ प्रखंड सुखाड़ प्रभावित हो रहे हैं। तो इस वजह से अब ये कह पाना कि कौन सा जिला सुखाड़ प्रवण होगा, कौन सा जिला नहीं होगा, ये बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो आप देखेंगे कि लगभग जो बाढ़ प्रवण जिले होते थे उसमें भी सूखा पड़ने लगा। और दक्षिण बिहार के आप देखेंगे कि जो सबसे गाढ़े लाल रंग के हैं वहां पे ज्यादा सूखे की संभावना रहती है। और उसी प्रकार जो कम लाल रंग है वहां पे भी सूखा पड़ता है। और जो उत्तर बिहार के जिले हैं वहां पे सूखे की हालांकि संभावना कम रहती है, लेकिन पिछले 4-5 सालों का जो अनुभव निकल के आ रहा है कि वहां भी सुखाड़ की परेशानी शुरू हो गई है। अब हम आगे चक्रवाती तूफान आंधी की बात करेंगे। तो आप जानते हैं हमारे राज्य के 31 जिले में चक्रवाती तूफान और आंधी की प्रवणता ज्यादा रहती है। ऐसे मात्र 7 ही जिले हैं दक्षिण बिहार के जहां पे हम कह सकते हैं कि चक्रवाती तूफान या आंधी की प्रवणता कम रहती है। और इसमें भी आप जानते हैं कितना नुकसान होता है। आंधी आती है, घर गिरता है, पेड़ गिरते हैं, उससे दब करके लोगों की मौतें भी होती हैं। और ये जो अभी समय चल रहा है इसी सब समय में चक्रवाती तूफान और आंधी आती है। तो हमें इससे भी सजग रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। अब आगे हम बात करेंगे शीतलहर की। बच्चों, आप जानते होंगे कि जाड़े के दिनों में शीतलहर पड़ती है और आपका ज्यादातर हर वर्ष लगभग विद्यालय उस समय बंद कर दिया जाता है। तो ऐसे में आप जानते हैं हमारे 22 जिले ऐसे हैं जो अति शीतलहर प्रवण जिले कहलाते हैं।
और 8 जिले ऐसे हैं जहां पे शीतलहर का प्रकोप कम होता है, और 8 जिले ऐसे हैं जहां पे बहुत ही, जो दक्षिण बिहार में आप देख रहे होंगे सबसे हल्के रंग के जिले हैं, वहां पे शीतलहर का प्रकोप अति न्यून होता है। तो इस प्रकार शीतलहर भी हमारे लिए एक बड़ी आपदा है जिसमें हमारा बहुत सारा जनजीवन बाधित होता है। अब हम बात करेंगे लू की। आप देख रहे होंगे आजकल लू का प्रकोप भी हमारे राज्य में बहुत हो रहा है। पिछले वर्ष अगर आप देखेंगे कि दक्षिण बिहार के कई जिले लू से प्रभावित हुए थे, बहुत सारे लोगों की मौतें भी हुई थी, और ये सब ज्यादातर जलवायु परिवर्तन के ही कारण हो रहा है। राज्य के कई सारे जिले, मध्य बिहार के भी कुछ जिले लू से प्रभावित हो रहे हैं, और वहां पे भी लोगों का स्वास्थ्य में असर पड़ रहा है, लोगों की मौतें हो रही हैं। तो हमें गर्मी के समय में जब लू चलने लगे या लू की बारे में बात की जाए तो हमें बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है, और आपके सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम में इससे बचाव के बारे में भी जानकारी दी जाएगी कि हम कैसे लू से बच सकते हैं, लू लग जाने पे क्या करें क्या ना करें। इसका आपको अभ्यास करना, अपने घर में चीजों को रखना है, उसी तरीके से लोगों को भी बताना है। बच्चों, अब हम अपने राज्य में सड़क दुर्घटना, पानी में डूबने की घटना, अगलगी व वज्रपात या ठनका के बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि ये ऐसी आपदाएं हैं जो हमारे राज्य के सभी जिलों में होती है। इसका कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है कि किस जिले में ज्यादा होगी, किस जिले में कम होगी। वज्रपात पूरे राज्य में होता है और इससे सैकड़ों मौतें हर वर्ष हो रही हैं। अगलगी की घटना हमारे राज्य के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, यहाँ तक कि शहरी क्षेत्रों में हर वर्ष गर्मी के दिनों में आग लगने की घटनाएं होती रहती हैं। कहीं कहीं से भी सुनाई देती है कि अगलगी हो गई है। पानी में डूबने की घटना हर जगह होती है। आप देखेंगे कि जैसे भी कोई त्योहार होता है जो नदियों के किनारे, पानी के किनारे मनाया जाता है, तो बच्चों की डूबने की घटनाएं सामने आती हैं। इसी तरह से सड़क दुर्घटना, ये सबसे बड़ी दुर्घटना के रूप में हमारे राज्य में आ रही है, जहां पे हजारों लोग मारे जा रहे हैं और हजारों लोग घायल हो रहे हैं। तो इस प्रकार मेरे बच्चों, आप लोगों ने राज्य की आपदाओं के बारे में जाना, और हमें इसी के अनुसार अपनी तैयारी करने की जरूरत है। और आज का ये सत्र यहीं पे समाप्त हो रहा है। बच्चों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ धोने की विधि में आपको लगभग 40 से 60 सेकंड लगेंगे। गहने, घड़ी और अंगूठियां निकाल दीजिए। पहले हाथों को पानी से गीला करें। अब साबुन दोनों हथेलियों में अच्छे से मलें। अपने बाएं हाथ की हथेली की ऊपरी सतह से दाएं हाथ की हथेलियों को मलें। ऐसा दूसरे हाथ के साथ भी करें। अपनी उंगलियों से दोनों हाथों के बीच में मलें। अपने हाथों की दाएं और बाएं हथेलियों को आपस में मलें। अब अपने बाएं हाथ के अंगूठे को दाएं हाथ से घुमाकर मलें। ऐसा दूसरे हाथ के साथ भी करें। अपने बाएं हाथ की हथेली की मुट्ठी बनाकर अपने दाएं हाथ की हथेली के ऊपर रखकर पीछे से और आगे से मलें, और ऐसा दूसरे हाथ के साथ भी करें। हाथों को साफ पानी से धोएं और सूखे तौलिए या पेपर टॉवल से सुखाएं। नल बंद करने के लिए उसी तौलिए का इस्तेमाल करें। आपके हाथ अब साफ और सुरक्षित हैं। बच्चों, मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने वार्षिक सारणी के साथ। सुरक्षित शनिवार की वार्षिक सारणी, यानी कि सुरक्षित शनिवार, किस शनिवार को हम कौन सी आपदा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलता है कि हम किस शनिवार को क्या करेंगे? ये हमें इस वार्षिक सारणी से, वैगन व्हील से पता चलता है। और हम जानते हैं कि किस शनिवार को कौन सी आपदा के बारे में हमें सीखना है, सिखाना है, जानकारी प्राप्त करना है और बचने के उपाय करने हैं। बच्चों, आपने अभी ये वैगन व्हील देखा, और इसमें 12 महीनों के जो 48 शनिवार होते हैं उसके बारे में, कब कौन से आपदा के बारे में हमें सीखना है, उससे बचाव सीखना है और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, उसके बारे में हम इस वार्षिक सारणी के अनुसार तय करते हैं और इसको हम
अपने विद्यालयों में क्रियान्वित करते हैं। बच्चों, आप देख रहे हैं कि जो भी आपदाएं हैं, सारी आपदाओं को 16 विभागों में बांटा गया है। उन 16 आपदाओं को इन्हीं 48 शनिवार को हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं, उससे बचने के उपाय सीखते हैं। अभी आप देखेंगे कि 1000 ढंढ कैसे करते हैं। अगले सत्र में मैम आपको बताएंगी कि 1000 ढंढ क्या है और 1000 ढंढ कैसे कर सकते हैं और क्या क्या हज़ार्ड होते हैं और हज़ार्ड की क्या क्या उसके उपाय भी कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी वार्षिक समय सारणी के अनुसार हम आपदाओं की चर्चा करेंगे, इसके निराकरण के उपाय करेंगे और समय समय पर जिस आपदा के बारे में जब हमें मॉक ड्रिल करना है उसका हम मॉक ड्रिल करेंगे और तैयारी करेंगे, ताकि इस आपदा से हम हमेशा सुरक्षित रहें और उससे होने वाले खतरों को कम कर सकें। किरण, मैं ना बोर हो रहा हूँ, खेलने चले? नहीं, मैं अभी बहुत जरूरी और दिलचस्प चीज पढ़ रही हूँ। मुझे भी बताओ। अच्छा, तुम्हें खतरों के बारे में पता है? खतरा? हाँ, मैंने एक बार ट्रांसफॉर्मर के पास लिखा देखा था, डेंजर। अरे मैं उसकी बात नहीं कर रही। फिर? मैं उन संकटों की बात कर रही हूँ जिनमें परिचित प्राकृतिक तत्व शामिल होते हैं, जैसे कि आग, पृथ्वी, हवा और पानी। आपदा के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ऐसी दुर्घटना जिससे प्रभावित लोगों को बाहरी मदद की जरूरत पड़े। अब मैं तुम्हें आपदाओं के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले बाढ़। वैसे तो पानी हमारे जीवन के लिए बहुमूल्य है, लेकिन अगर बारिश बहुत ज्यादा हो जाए तो बाढ़ आ सकती है। वैसे में लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ता है। तुम्हें भूकंप के बारे में तो पता होगा ना? हाँ। भूकंप में धरती बहुत जोर जोर से डोलती है। ये जितनी तीव्र होती है और जितनी ज्यादा देर तक रहती है, उतना ही अधिक नुकसान करके जाती है। जैसे बहुत बारिश नुकसान करती है, वैसे ही बारिश का काफी समय तक नहीं होना भी अकाल ला सकता है, जिससे खेती खत्म हो जाती है, जानवर मरने लगते हैं और इंसानों को पलायन करना पड़ता है। ये आपदाएं तो बहुत ही खतरनाक हैं। बिल्कुल, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुई। और भी है। तुमने सुना नहीं कैसे जंगल में आग लग जाती है या कई बार पूरा का पूरा गांव या बस्ती जल जाते हैं? ये तो थी प्राकृतिक आपदाएं। इनके अलावा कई आपदाएं इंसानों की गलती से भी होती हैं, यानी मानव जनित आपदाएं। उनसे भी जान और संपत्ति का नुकसान हो सकता है, जैसे कि सड़क दुर्घटना, घरों में शॉर्ट सर्किट से आग लग जाना, भगदड़, नाव पलटना। अब बताओ, थी ना ये बातें जानकारी भरी? बिल्कुल किरण। ये याद रहे, आपदा से सुरक्षा तभी संभव है जब हमें इनकी जानकारी होगी। तो हमें आपदा के विषय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी देनी चाहिए। आपदा नहीं हो भारी अगर पूरी हो तैयारी। मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। और मैं जानती हूँ कि आज मैं आप सबके सामने जो बोलने जा रही हूँ, और मैं ये भी समझ सकती हूँ कि बहुत से बच्चे जो मेरे विद्यालय के हैं, वो अगर मुझे टेलीविज़न पे देख रहे होंगे तो आज वो बहुत खुश होंगे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आज हम बच्चों से रूबरू हो रहे हैं। मैम ने कुछ आपको सुरक्षित शनिवार के कैलेंडर वार्षिक सारणी के बारे में समझाया होगा कि उसमें करना क्या है या ना करना है। लेकिन आज हम चूँकि घर में बैठे हैं, हमें विद्यालय नहीं जाना है, तो हम क्यों ना घर से ही इस चीज़ को शुरू करें। मैं भी, क्योंकि मैंने भी बहुत से बच्चों को अपने विद्यालय में हर सुरक्षित शनिवार को भिन्न भिन्न प्रकार की आपदाओं के बारे में बताया करती थी और उनसे कुछ कुछ हज़ार्ड हंट भी करवाते थे। लेकिन आज हम चूँकि दूर हैं,
तो ये एक ऐसा डीडी दूरदर्शन ने कार्यक्रम शुरू किया है जिसके ज़रिए हम आपसे रूबरू होके आपके सामने आकर फिर से उसी चीज़ को हम बिल्कुल अच्छे तरीके से आप सभी के बीच में इस जो जानकारियां हैं आपदाओं से संबंधित उसको हम आपको दे सकते हैं। तो आज बच्चों चूँकि शनिवार है और आपको याद होगा कि किस महीने में किस शनिवार को हम क्या क्या करते थे, तो आज मई का ये शनिवार है। इसमें आज हम हज़ार्ड हंट के बारे में पढ़ेंगे। मुझे पता है कि बहुत से बच्चों ने अपने इस विद्यालय में हज़ार्ड हंट किया होगा, लेकिन फिर भी मैं आज आप सभी के सामने हज़ार्ड हंट, जिसको हम जोखिम की पहचान कहते हैं, उसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर हज़ार्ड होता क्या है। तो यहाँ जैसे कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, यहाँ बोर्ड पे मैंने लिखा है कि हज़ार्ड का मतलब जोखिम और हंट का मतलब होता है पहचान या खोज। हमारा जो राज्य बिहार है वो बहुआपदाई क्षेत्र है और ये हमारे देश का सबसे बहुआपदा क्षेत्र है, जिसके बारे में आपको बहुत सी जानकारियाँ भी मिली होंगी। लेकिन बच्चों आज मैं जैसा कि बताने जा रही हूँ, क्योंकि आज का जो कैलेंडर के अनुसार मुझे पढ़ाना है आपको, वो हज़ार्ड है। तो हज़ार्ड होता क्या है? जैसे मान लीजिए कि आप सड़क पर बहुत तेज़ी से दौड़कर जा रहे हैं और जाते जाते आपको ठोकर लग जाती है किसी पत्थर या किसी भी मलबे से और आप नीचे गिर जाते हैं और आपको कोई नुकसान हो जाता है, आपके पैर में चोट आती है, खून बहने लगता है, तो उस नुकसान को ही कहते हैं हज़ार्ड। और ये बहुत से रूपों में आ सकता है। और आपको पता है कि हज़ार्ड जो हैं, खतरे जो हैं, वो दो तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक मानव जनित। तो प्राकृतिक के बारे में तो मैं ज़्यादा बताऊंगी नहीं, क्योंकि उसके बारे में आप सही रूप से जानते होंगे। और मानव जनित भी आप जानते हैं कि जो हम खुद मनुष्यों की गलतियों के कारण जो आपदाएं या जोखिम उठ सकते हैं या हम जो उत्पन्न करते हैं वही होते हैं मानव जनित। तो हज़ार्ड एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी पर्यावरण, मानव, जानमाल या किसी भी चीज़ की काफ़ी हद तक क्षति या नुकसान होता है, तो उसे हम हज़ार्ड कहते हैं। घर में हम पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, लेकिन बहुत सी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे आसपास ही होती हैं, खतरे होते हैं, जोखिम होते हैं, जिसे हम पहचान नहीं पाते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा कि घर में आप हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, वो खेल रहे हैं फर्श पर, कहीं पानी गिरा हुआ है, वो तेज़ी से दौड़कर जाते हैं, गिर जाते हैं, सर में चोट आ जाती है। या फिर मान लीजिए कि आपके घर के बगल में ही एक हैंड पंप है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी बैठी हुई है, काई बैठा हुआ है, आप पानी लेने गए या कुछ भी करने गए तो वहाँ आपका पैर फिसल सकता है, आपका सर फूट सकता है, चोट आ सकती है। बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं। ऐसे वो छोटे बच्चों को देखिएगा, वो जाके बार बार स्विच को दबाता है कि नहीं बेटा, दबाता है, तो हम उसे मना करते हैं लेकिन वो फिर भी नहीं मानता है। ये छोटी सी गलतियाँ हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। दूसरी बात कि आप अगर घर में हैं, बच्चे आजकल घर में हैं, तो उन लोग में टाइम नहीं पास होता है, तो वो खेल कूद करके अपना पूरा समय बिताना चाहते हैं, तो वो छत पे चले जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत से छतों का जो वॉल बाउंड्री होता है वो सही ढंग से नहीं होता है। बच्चे जब खेलते हैं तो पूरे उत्साह में आ जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि कहाँ कूदना है, कहाँ जाना है, और गलती से वो बच्चे छत से नीचे भी गिर सकते हैं। तो ये सब बातों पे भी हमें बेटा अपने आप को आपको सुरक्षित करना है। आप जैसे विद्यालय में शिक्षकों की मदद से, बाल प्रेरकों की मदद से हज़ार्ड को ढूंढते थे, जोखिमों और खतरों को ढूंढते थे, उसी तरह से आपको अपने घर में भी करना है और साथ ही साथ अपने छोटे भाई बहन और अपने माता पिता को भी बताना है, या आस पड़ोस में जो भी हो उन्हें भी ये जानकारी ज़रूर देनी है। जब आप अपनी अच्छी आदतों को अपने अंदर डाल दीजिएगा और वो आदत आपके जीवन की प्रक्रिया में बंध जाएंगी, तब कोई भी खतरा या कोई भी जोखिम आपको पहचान करने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो भी हज़ार्ड है उसको आप इसी रूप में, छोटे छोटे रूपों में आप अपने घर में
छोटे भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन हैं, उनकी मदद से इसको आप ढूंढ सकते हैं, उनकी पहचान कर सकते हैं। अब मैं इसके बाद कुछ यहाँ पर फ़ोटोज़ दिखाऊंगी, पिक्चर्स दिखाऊंगी, जिसमें मैं बताऊंगी किस तरह से बच्चों ने हैज़ार्ड को अपने विद्यालयों में जोखिमों की पहचान की है और उसे ढूंढा है। बच्चों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं कुछ चलचित्रों द्वारा और फ़ोटोज़ के द्वारा आपको हैज़ार्ड हंट के उदाहरण के द्वारा बताऊंगी कि हैज़ार्ड हंट कैसे किया जाता है और क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है कि विद्यालय परिसर में गड्ढे हैं और बच्चे जहाँ तहाँ से विद्यालय में जा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा हैज़ार्ड है और इन्हीं हैज़ार्ड को, इन्हीं खतरों को हमें पहचान करनी है। हाँ, इस पिक्चर को देखकर आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के, यहाँ पे देख लीजिए, एक महाशय जी चेयर पे पीछे बैठे हुए हैं, एक आगे बैठे हुए हैं, बहुत से मेडल हैं, 2 अलमीरा है, ग्लोब्स हैं, फ़ोटोज़ हैं और वहाँ ऊपर कुछ लिखा हुआ है जिसको आप पढ़ भी सकते हैं, व्हाट आर द हैज़ार्ड्स हेयर, यानी कि इस कमरे में जोखिम या खतरा, इमारतों पे जो सजी हुई चीज़ें होती हैं वो सभी गैर संरचनात्मक में आती हैं और अगर मान लीजिए कि भूकंप का कोई एक झटका भी आता है तो ये सारी चीज़ें उन महाशय के सर पर गिर सकती हैं और उनका सर भी फूट सकता है। तो इसी तरह से हम अपने घरों में जो हमारे शेल्फ होते हैं उन पर हम ज़्यादा जो भारी चीज़ें होती हैं उन्हें साज सजावट के रूप में नहीं रखना चाहिए। एक बहुत बड़ा जोखिम या खतरा हमारे लिए बन सकता है। यहाँ पे देख लीजिए, विद्यालय है सड़क के किनारे। यहाँ पर कुछ बालिकाएं जो हैं मोटरसाइकिल वाले को रोककर कुछ समझाना चाहती हैं, शायद इस बात को समझाना चाहती हैं कि अभी छुट्टी का वक्त है तो आप बच्चों को पहले जाने दीजिए। तो रोड के किनारे जो विद्यालय होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा जोखिम और ख़तरा होता है और इसकी निगरानी हमें और हमारे शिक्षकों को ही करनी पड़ती है और उसकी पहचान करके उसको कम करना पड़ता है। यहाँ देख लीजिए, कचड़े का अंबार है, गिट्टी है। यहाँ भी बच्चे जो हैं जोखिमों की पहचान कर रहे हैं अपने विद्यालय परिसर में। कूड़े कचरे के ढेर लगा हुआ है। यहाँ देखिए, इस पिक्चर को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि ये टूटा हुआ शौचालय पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है और ये कभी भी गिर सकता है, टूट सकता है और ये बहुत बड़ा खतरा है। और बगल में एक जो बीच में देख सकते हैं दरार भी पड़ी हुई है, नीचे में गड्ढा है, वो भी काफ़ी हद तक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है बच्चों के लिए। विद्यालय परिसर में देख सकते हैं कि एक बच्ची है जो लटका हुआ बिजली का तार की ओर अपनी उंगली से उसको दिखा रही है। इसका मतलब है कि वो अपने विद्यालय परिसर में जोखिमों और खतरों की पहचान कर रही है, उसे ढूंढ रही है कि खतरे कहाँ कहाँ हैं। यहाँ देखिए, सीढ़ी तो बनी हुई है बेटा, लेकिन रेलिंग गायब है। तो अब इसमें होगा क्या कि सीढ़ी से बच्चे गिर सकते हैं और उन्हें नुकसान पहुँच सकता है। ये देखिए, स्लाइडिंग है जिससे बच्चे खेलते कूदते हैं, फिसलते हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है। इसमें बच्चे अगर खेलेंगे तो उन्हें खरोच आएगी, खून निकल सकता है, चोटें आएंगी, तो ये भी बहुत बड़ा जोखिम है। यहाँ देखिए, इस विद्यालय में तो ये खिड़की पूरी तरह से ढही और टूटी हुई है और मलबा एक जगह रखा हुआ है। यहाँ देखिए, ये शायद विद्यालय परिसर का ही क्षेत्र है और यहाँ की नाली टूटी हुई है। बच्चे कभी कभी क्या करते हैं कि इन नालियों के जो साइड के जो रास्ते होते हैं उन पर खेलते कूदते हैं और उस पर गिर भी सकते हैं। यहाँ देखिए, ये विद्यालय परिसर के अंदर ही एक कुआं है जो ढका हुआ नहीं है और उसके जो मुरेड़ है वो भी क्षतिग्रस्त है, टूटी हुई है। हो सकता है कोई छोटा बच्चा जाने अनजाने में उसमें झांके और गिर सकता है। तो ये बहुत बड़ा एक खतरा है अपने आप में, जिसे बच्चे इसमें दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, दाईं ओर कुछ लड़कियां हाथ दीवालों के ऊपर खड़ी करके दिखा रही हैं। वो क्या है? वो
इमारतों में पड़ी दरारें हैं, यानी कि वहाँ की दीवार जो है वो दरार पड़ी हुई है, जो कि संरचनात्मक क्षति है वहाँ पर, वो कभी भी ढह सकती है और नुकसानदेह हो सकती है। और बाएं साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दरवाज़ा जो है वो पूर्ण रूप से टूटा हुआ और लटका हुआ है और बच्चे उसी खतरे की पहचान कर रहे हैं। यहाँ देखिए विद्यालय का टूटा हुआ बाउंड्री वॉल। जब बाउंड्री वॉल टूटा हुआ रहता है तो हो सकता है कि बाहर से कोई भी जानवर विद्यालय के परिसर में घुस जाए और किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा जोखिम है और बच्चे इसकी पहचान कर रहे हैं। बेटा, आप लोग ने अभी देखा कि मैंने कुछ पिक्चर्स के द्वारा आप लोग को हज़ार्ड हंट के बारे में बताया था, जोखिमों के बारे में, खतरों की पहचान के बारे में। यहाँ पर एक आपके सामने वीडियो चल रहा है जिसमें आप देख रहे हैं कि लड़कियाँ, कुछ बाल प्रेरक और जो मीना मंच की लड़कियाँ होती हैं, बाल संसद के बच्चे, वो सभी मिलकर खतरों की पहचान कर रहे हैं। आप जैसे कि देख रहे हैं कि बच्चों के हाथों में कॉपी कलम है और वो अपने हाथों से बार बार इसी चीज़ को दोहरा रहे हैं और बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ जोखिम है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शौचालय के सामने, चापाकल के सामने चारों तरफ काई बैठी हुई है। यहाँ पर देखिए आने जाने के रास्ते में पानी है और काफ़ी फिसलन है। इस वीडियो में देख सकते हैं आप कि बच्चों ने किस तरह से खतरों की पहचान की और बाद में एक चार्ट पेपर पे अपने शिक्षकों की मदद से उन जोखिमों और खतरों को पहचान कर एक उसकी सूची बनाई और एक प्लान बनाया कि किस तरह से जो खतरा हमारा यहाँ पर है, उस खतरों से हम कैसे निजात पा सकते हैं, उनमें कैसे कमी ला सकते हैं। तो बेटा, आप लोग ने सभी ने देखा, मैंने अभी आप लोग को कुछ पिक्चर्स दिखाया जिसमें आपने देखा कि बच्चे किस तरह से विद्यालय परिसर में अपने खतरों और जोखिमों की पहचान कर रहे हैं। जब आप विद्यालय जाते तो ये कार्य आप खुद करते थे, लेकिन आप चूँकि घर में हैं आज, तो आपको अपने घर में ही इस कार्य को सुरक्षित ढंग से करना है। और मैं यही आशा करूंगी कि आज का जो हमारा ये क्लास चला है हज़ार्ड हंट, उसको आप पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। और इसी आशा से मैं अब इस क्लास को ख़त्म करना चाहती हूँ कि आप अपने आप को किस तरह से जोखिमों से दूर रख सकते हैं, उनसे होने वाले नुकसान और क्षति को कम कर सकते हैं। और एक संदेश और देना चाहती हूँ कि आप सिर्फ अपने आप को ही नहीं, अपने परिवार, अपने समाज, पड़ोस, सभी को इस चीज़ की जानकारी दें ताकि आप सुरक्षित रह सकें। तो मैं यही कहूँगी, आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार। नमस्ते बच्चों, क्या आपको हंसना पसंद है? मुझे भी बहुत पसंद है, बिल्कुल इसी की तरह। इसीलिए आज मैं आप सबके लिए एक अद्भुत कहानी लेके आई हूँ। ये कहानी एक लड़की के बारे में है जिसे हंसना बहुत पसंद है। मैं मिताली सेनगुप्ता, एक ओरेकल स्वयं सेवक हूँ। और क्या आप जानते हैं आज क्या है? आज वर्ल्ड लिटरेसी डे है। वर्ल्ड लिटरेसी डे मतलब
विश्व साक्षरता दिवस। ये दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। ये दिवस हमें इस बात की याद दिलाता है कि आपके और हमारे जीवन में पढ़ने लिखने का कितना महत्व है। अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपकी प्रगति होगी, और जब आपकी प्रगति होगी तो देश की प्रगति होगी। इसीलिए एक दिन एक कहानी, इस अभियान के माध्यम से मैं आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ जिसका शीर्षक है लड़की जो हंसती जाए, जिसे लिखा है मीरा गणपति जी ने, जिनके चित्रकार है घोष, और इसका हिंदी में अनुवाद किया है निर्मला शुक्ला जी। ये प्रथम बुक्स प्रकाशन की प्रस्तुति है। चलिए अब हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम था टी सुंदरी। ये आप ही की तरह पाठशाला जाती थी, और क्या आपको पता है ये कक्षा 4 में पढ़ती थी। एक दिन पाठशाला में उसकी कक्षा में गणित पढ़ाया जा रहा था। तभी एक जोर की विस्फोटक आवाज आई। जो गणित के अध्यापक हैं गुंडप्पा जी, उन्हें झट से पता चल गया ये आवाज कहाँ से आई। उन्होंने तुरंत ही टी सुंदरी की तरफ देख के बोला, सुंदरी जी आप कक्षा के बाहर चले जाइए। सारे बच्चे एकदम से चुप्पी छा गई और सब गंभीर हो गए, और वो सब टी सुंदरी की तरफ देखने लगे। और टी सुंदरी भी डर गई और वो गुंडप्पा अध्यापक से कहने लगी, प्लीज सर, लेकिन सर। और ये कहते कहते ही उसकी हंसी छूट गई, और जब वो हंसने लगी उसे देख के पूरी कक्षा हंसने लग गई। टी सुंदरी हर एक बात पर हंसती थी, उससे अपनी हंसी रोकी ही नहीं जाती थी, ये सबको पता था। और क्या आप जानते हैं कि गुंडप्पा अध्यापक को देखकर टी सुंदरी क्यों हंस रही थी? क्योंकि पिछले हफ्ते जब टी सुंदरी अपने मित्र के साथ उद्यान में खेल रही थी, तब उसके मित्र ने टी सुंदरी से पूछा, सुंदरी क्या तुम चुटकुला सुनोगी? सुंदरी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, सुनाओ। तो उसके दोस्त ने कहा, अच्छा सुंदरी, क्या तुम जानती हो कि गणित के अध्यापक हमेशा इतने गंभीर क्यों रहते हैं? सुंदरी ने बहुत सोचा, पर उसे कुछ समझ न आया। तो उसने अपने मित्र को कहा, मुझे तो नहीं पता, अब तुम ही बता दो। तो उसके मित्र ने कहा, वो हमेशा इसलिए गंभीर रहते हैं क्योंकि उनको इतने सवालों का हल ढूंढना पड़ता है। ये सुनकर सुंदरी ठहाके लगाकर हंसने लगी, और उसने अपनी आंखें मीच ली और खिलखिला उठी। हर एक चुटकुले का कुछ अलग ही असर होता था सुंदरी पे। कभी तो वो चुटकुलों पे ठहाके लगाकर हंसती थी, हा 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 हा, इस तरह। और कभी वो खिलखिला के हंसती थी, इस तरह। और कभी तो वो एकदम छोटी सी हंसी हंसती थी, इस तरह। और क्या तुम जानते हो, कभी कभी तो वो घटोत्कच की तरह राक्षसी हंसी हंसती थी, हा 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 हा, इस तरह। पर एक दिन वो सोचने लगी कि क्या मुझे क्यों इतनी हंसी आती है और किसी बच्चों को इतनी हंसी नहीं आती? क्या ये कोई चिंता का विषय है? अब उसने सोचा कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा इस बारे में। तो उसने बहुत सोचा और उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा, मैं उन सब चीजों की सूची बनाती हूँ जिसे सुनकर या देखकर मुझे हंसी आती है। और फिर वो सोच सोचकर सूची बनाने लगी। जिस तरह आप चित्र में देख रहे हैं, ये उसकी सूची है। इसे देखकर उसे बड़ी हंसी आती है। जिस तरह बोंडा शब्द सुन के उसे बहुत हंसी आती है। अगर कोई केले के छिलके पे फिसल जाए तब भी उसे बहुत हंसी आती है। अब उसने तो ये सूची बना ली और उसने मन में निश्चय कर लिया, अब जब भी मैं ये सुनूंगी मैं कभी नहीं हंसूंगी। अगले दिन वो पाठशाला गई। वो पुस्तकालय में बैठकर एक पुस्तक पढ़ रही थी। अलमारी के पीछे, अलमारी के दूसरे तरफ एक दूसरा बच्चा बैठा था, वो भी पुस्तक पढ़ रहा था। एक अचानक से आवाज आई, इस तरह। और टी सुंदरी ये आवाज को पहचानती थी। ये आवाज उसकी सूची से ही थी ना। और ये सुनकर वो ठहाके लगा के हंसने लगी। जब उसका हंसना हो गया,
उसने अपने मन ही मन में सोचा, सूची बनाने का तो कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि फिर भी मेरी हंसी छूट रही है। अब मैं क्या करूं? तब उसने फिर से बहुत सोचा और उसे एक और तरकीब सूझी। उसने सोचा, मैं अपने बड़े भाई अन्ना के पास जाती हूँ, जो कि एक वैज्ञानिक भी है। वो कोई ना कोई मशीन तो बना ही लेंगे जिससे मेरी हंसी रुक जाए। तो वो अपने भाई के पास गई और अन्ना को उसने अपनी पूरी व्यथा अच्छे से सुनाई। अन्ना, जो अधिकतर हमेशा गंभीर ही रहते हैं, उन्होंने उसकी व्यथा सुनी और उसके बाद वो भी हंसने लगे, जिसे देखकर सुंदरी ने सोचा कि ओ, क्या ये हमारे खानदानी समस्या है कि हम सबको इतनी हंसी आती है और किसी और को नहीं आती? हाँ, ये जरूर हमारी खानदानी समस्या होगी। तो उस पर अन्ना जी बोले, अरे सुंदरी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई चीज हमें मजाकिया लगे, उस पर हंसना तो बड़ा ही स्वाभाविक है। हर कोई हंसता है, कोई ज्यादा हंसता है, कोई कम हंसता है, इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है। सच्ची? ऐसे कहा टी सुंदरी ने, क्योंकि आज तक तो सब उसे यही कहते थे, ओहो सुंदरी, तुम तो कितना हंसती हो। इस पर अन्ना जी बोले, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई गलत बात नहीं है, बल्कि सुंदरी, तुम जब हंसती हो तुम्हारी सेहत बनती है, क्योंकि हंसने से कोई रसायन होता है जो हमारे खून में जाकर जुड़ जाता है और उससे हमें खुशी का एहसास होता है। ये सोचकर सुंदरी सोच में पड़ गई। तभी अन्ना जी ने उसे ये भी बताया, अरे सुंदरी, क्या तुम जानती हो, जो हमारे पूर्वज थे, यानी आदि मानव, जब उनके पास कोई भाषा भी नहीं थी एक दूसरे से बात करने के लिए, तब भी वो लोग हंसते थे और हंस के एक दूसरे को बताते थे, यहाँ तो सब कुशल मंगल है, आप भी ठीक ही होंगे। ये सुनकर टी सुंदरी अपनी कल्पनाओं में चली गई। वो सोचने लगी, लंबी दाढ़ी और गदा लिए हुए आदि मानव हंसते हुए कैसे लगेंगे, और फिर से उसकी हंसी छूट गई। और उसके बाद अन्ना जी ने उसे कहा, आदि मानव ही क्यों, आज के जमाने में भी जब हम किसी को पसंद करते हैं या हमें उन्हें कहना होता है कि यहाँ तो सब ठीक है, मैं अच्छा हूँ, तो ये सब तो हम हंस के ही कहते हैं ना। और सिर्फ इंसान ही नहीं, दूसरी प्रजातियों के जीव भी हंसते हैं, जैसे मछलियाँ, डॉल्फिन्स, बंदर, कुत्ता भी हंसता है सुंदरी। ये सुनकर सुंदरी फिर से हंसने लगी। वो अपने पालतू कुत्ते को हंसता हुआ देखकर एक सोच में चली गई और ठहाके लगाकर हंसने लगी। आखिरकार जब उसका हंसना खत्म हुआ, तब अन्ना जी ने सुंदरी को बोला, अरे सुंदरी, क्या तुम जानती हो, तुमने अभी अभी कसरत की है? सुंदरी ने कहा, कसरत? कैसे? मैं तो हंस रही थी ना। तो अन्ना जी ने कहा, हाँ सुंदरी, जब तुम हंसती हो तो तुम्हारे गालों की कसरत होती है, उनके हड्डियों पे जो मांसपेशियां होती हैं, उनकी कसरत होती है। तब सुंदरी बोली, अरे वाह, तो मेरे गालों पर डोले बन जाएंगे। उस पर अन्ना जी ने कहा, नहीं नहीं सुंदरी, डोले तो सिर्फ बाहों में ही बनते हैं, लेकिन जब तुम हंसती हो तो तुम्हारे बड़े छोटे जो हड्डियां हैं गालों पर, उसके ऊपर जो मांसपेशियां होती है वो ऊपर और नीचे होती हैं, इसी से हंसने का भाव बनता है। तब टी सुंदरी ने सोचा, अच्छा तो भैया आवाज कहाँ से आती है? उस पर अन्ना जी बोले, जब तुम सांस लेते हो तो हवा तुम्हारे आवाज की नली के द्वारा तुम्हारे फेफड़ों में जाता है, लेकिन जब तुम हंसती हो तो ये हवा रुक जाती है, तभी हाँ 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 ऐसी आवाज आती है। इसे सुनकर सुंदरी बहुत ही खुश हो गई। उस पर अन्ना जी ने अब सुंदरी को कहा, अच्छा समझी सुंदरी, हंसना बहुत ही सहज है, और अगर तुम किसी को ठेस पहुंचाए बिना हंस रही हो तब तो तुम्हारी सेहत के लिए भी अच्छी बात है। और उस पर अन्ना जी ने कहा, अरे छोड़ो सुंदरी, अब चलो चाय पीते हैं, चाय का समय हो रहा है। तब सुंदरी ने कहा, अच्छा ठीक है। तब भैया ने उसे कहा, और चाय के साथ हम एक एक आलू बोंडा भी खाएंगे। अब अन्ना जी को पता था क्या होने वाला है, बिल्कुल सही,
स्त्री सुंदरी ठहाके लगा के हंसने लगी, क्योंकि उसे तो गोंडा शब्द पे बहुत हंसी आती है। तो बच्चों, आप मुझे ये बताइए, क्या आप भी टी सुंदरी की तरह हंसते हैं, कि थोड़ा कम हंसते हैं, कि टी सुंदरी से भी ज्यादा हंसते हैं? अच्छा, मैं आपको एक कार्य कहती हूँ, आप एक काम करिएगा। आज अगर आपके घर पर कोई आईना हो, उसके सामने जाके खड़े हो जाइए और अलग अलग तरीके से हंस के देखिए। छोटी सी हंसी, बड़ी सी हंसी, राक्षस जैसी हंसी, ठहाके लगा के हंसी। देखिए, आपको बहुत मजा आएगा और आपको खुशी भी होगी। और जिस तरीके से हमने इस कहानी के द्वारा समझ में आया है कि हंसने से तो हमारी कसरत भी होती है, तो आपकी भी कसरत हो जाएगी और आपकी सेहत भी बच जाएगी। और अगर आपको किसी दिन हंसने का मन नहीं हुआ, तो मेरे पास एक तरकीब है। मैं आपको कुछ इस तरीके से एक स्माइली मास्क बनाना सिखाऊंगी, जो आप अपने चेहरे पे लगाएंगे तो लोगों को देख के लगेगा कि आप तो हंस ही रहे हैं। इस तरह ये स्माइली मास्क बनाने के लिए हमें एक कागज का टुकड़ा चाहिए। ये कोई भी कागज हो सकता है, आप अपने पसंद के भी ले सकते हैं, कोई भी रंग के। एक कागज का टुकड़ा, कैंची, पेंसिल, एक लकड़ी का टुकड़ा, ये झाड़ू के पीछे जो लकड़ी होती है वो भी हो सकता है, कुछ सेलो टेप और कुछ कलर्स आपके पसंद के। अब आप क्या करिए, इस कागज पे कोई भी गोल आकार की चीज रखिए और इस पर इस तरीके से एक गोल बना लीजिए और इसे काट लीजिए कैंची से। जब आप ये कर लेंगे, तो मैंने ऑलरेडी काट के रखा है, तो आपको इस तरीके का एक गोल कागज मिलेगा। इस कागज पर आपको जो भी पसंद है उस तरीके का स्माइली बना लीजिए पेंसिल से। मैंने यहाँ ऑलरेडी पेंसिल से एक बना के रखा है स्माइली, देखिए इस तरह से। अब इस स्माइली में हम कलर करेंगे। पहले उसकी आंखों को कलर कर देंगे। आपको जो कलर अच्छा लगता है, जो रंग पसंद है, वो बनाएं, वो कलर करें। अगर आपको उस दिन ज्यादा हंसने का मन नहीं है, तो आप छोटा स्माइली बना सकते हैं। अगर आपको बहुत हंसने का मन है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप बड़ी सी हंसी बना सकते हैं। और पता है बच्चों, ये मास्क आप अपने जन्मदिन पे भी पहन सकते हैं, और आप ही नहीं, आपके दोस्त भी पहन सकते हैं। फिर आप भी टी सुंदरी जैसे हंसने लगेंगे। अब मैं इसके मुंह पर इस तरीके का एक रंग भर रही हूँ। आपको जो पसंद है आप करिए, आपका मास्क उससे और सुंदर ही लगेगा। इस तरीके से आप मास्क में रंग भर दीजिए। देखिए ये स्माइली किस तरीके से आपको देखकर मुस्कुरा रहा है। और जब आपका स्माइली बन जाए तो इसे पलट दीजिए और एक डंडी ले लीजिए और उस डंडी को इस पर स्टिक कर दीजिए। मेरे पास एक डंडी है, इसे मैं इस तरीके से सेलो टेप से यहाँ पे चिपका रही हूँ। देखिए मेरी स्माइली बिल्कुल तैयार है, और एक ही नहीं, मैंने तो कई स्माइली बनाए हैं। देखिए इसमें से आपको कौन सा पसंद है, जरूर ट्राई करिएगा घर पे। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और आप जरूर जो भी मैंने आपको बताया है वो घर पे करेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे
आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। आशा करती हूँ बच्चों, आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।